हेलो दोस्तों, फिर से एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज की वीडियो में होने वाला है कुछ बहुत ही दिलचस्प। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे वीडियो देखते हैं और अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में हम इसके बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ये ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है, जहां एक या दो नहीं अनेकों गैलेक्सी मौजूद हैं। ये बात अलग है कि हम इंसान आज तक ब्रह्मांड को पूरी तरह से खंगाल नहीं पाए हैं, लेकिन इसके रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वैज्ञानिक अब तक सौरमंडल के कई ग्रहों पर अंतरिक्ष यान भेज चुके हैं, जबकि चंद्रमा पर इंसान अपने कदम रख चुका है। लेकिन बावजूद इसके अब तक इंसान सौरमंडल के बाहरी छोर की यात्रा करने में असफल रहा है। ये बात अलग है कि अब तक 2 मानव रहित मिशन सौरमंडल से बाहर भेजे गए हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इंसान कभी सौरमंडल के बाहर जाने में सफल हो पाएगा? अगर हाँ, तो इस काम के लिए कौन से स्पेसक्राफ्ट सबसे बेहतरीन साबित होंगे? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। सौरमंडल के बाहर की दुनिया। हमारी सौरमंडल के बाहर एक बहुत ही विशाल दुनिया मौजूद है, जो बेहद दूरी तक फैली हुई है और उसकी कल्पना कर पाना आम इंसान के बस की बात नहीं। ब्रह्मांड के इन्हीं रहस्यों को सुलझाने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नामक 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए थे, जो सौरमंडल के बाहरी छोर की यात्रा करने वाले मानव निर्मित पहली 2 वस्तुएं हैं। लेकिन इन दोनों स्पेसक्राफ्ट में कोई इंसान नहीं गया, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि सौरमंडल के बाहर जाना अभी भी इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं। अगर वैज्ञानिक हमारी सौरमंडल से बाहर और सूर्य के सबसे नजदीक मौजूद प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार तक यात्रा करने की भी योजना बनाते हैं, तो इसके लिए प्रकाश की गति से यात्रा करनी होगी। लेकिन प्रकाश की गति से यात्रा करना किसी भी इंसान या अंतरिक्ष यान के लिए नामुमकिन है। वहीं प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे सूर्य से 4.243 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तारे की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह बिल्कुल हमारी पृथ्वी से मिलता जुलता है, जहां जीवन की संभावनाएं मौजूद हो सकती हैं। लेकिन उस ग्रह तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों को सबसे पहले प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार तक पहुंचना होगा। इसके लिए बेहद आधुनिक रॉकेट या अंतरिक्ष यान की जरूरत पड़ेगी। आज हम आपको ऐसे ही कुछ एडवांस स्पेसक्राफ्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके जरिए इंसान प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार और उसकी परिक्रमा कर रहे ग्रह तक पहुंच सकता है। द बसर्ड रामजेट। साल 1960 में फिजिसिस्ट रॉबर्ट डब्ल्यू बसर्ड ने पॉल एंडरसन द्वारा लिखी गई नोवेल ताऊ जीरो से प्रभावित होकर वैज्ञानिकों के सामने बसर्ड रामजेट अंतरिक्ष यान बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के मुताबिक इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए फ्यूजन रॉकेट के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को जोड़कर ईंधन की खपत को कम किया जा सकता है। ऐसा करने से बसर्ड रामजेट यान प्राकृतिक ईंधन के बजाय स्पेस में मौजूद कण और गैस को इस्तेमाल करेगा। इसके लिए बसर्ड रामजेट में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस अंतरिक्ष में मौजूद कण और गैस को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके बाद स्पेस से प्राप्त तत्वों को रॉकेट में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिकों की एक थ्योरी के अनुसार बसर्ड रामजेट का सफर तब तक चलता रहेगा जब तक अंतरिक्ष में कण और गैस की मौजूदगी बनी रहेगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बसर्ड रामजेट का उपयोग करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं का पता लगा सकते हैं और विभिन्न तारों की परिक्रमा कर रहे ग्रहों को खोज सकते हैं, जहां जीवन की संभावनाएं मौजूद हों। बसर्ड रामजेट एकमात्र ऐसा अंतरिक्ष यान होगा जो प्रकाश की गति से सफर करने में काफी हद तक सफल हो पाएगा। हालांकि हमारी सौरमंडल के बाहर दूसरे तारों के आसपास कण और हाइड्रोजन समेत दूसरी गैसों की मौजूदगी बहुत कम है, इसलिए ये हो सकता है कि बसर्ड रामजेट उस रफ्तार से आगे ना बढ़ पाए जिसकी उम्मीद वैज्ञानिक कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके बसर्ड रामजेट का अंतरिक्ष का सफर बेहद रोमांचक हो सकता है, क्योंकि कम कण और गैस होने के बावजूद भी ये यान चलता रहेगा। एंटीमैटर रॉकेट एंड ब्लैक होल ड्राइव। ब्रह्मांड की सीमाओं को नापने और सौरमंडल के बाहर की यात्रा करने के लिए ईंधन से चलने वाले नॉर्मल रॉकेट और अंतरिक्ष यान ही कारगर साबित नहीं हो सकते, बल्कि इस काम को एंटीमैटर रॉकेट एंड ब्लैक होल ड्राइव के जरिए भी पूरा किया जा सकता है। दरअसल वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि अंतरिक्ष में किसी यान के संचालन के लिए सिर्फ ईंधन ही एकमात्र जरिया नहीं है, बल्कि यान को बेहद कुशल मैटर और एंटीमैटर के विस्फोट से भी गति प्रदान की जा सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार एंटीमैटर एक बहुत ही बेहतरीन ईंधन की तरह काम करता है,
क्योंकि इसमें ऊर्जा की मात्रा काफी ज्यादा होती है। हालांकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि एंटीमैटर को उपयोग में कैसे लाया जाए, क्योंकि ये हमारे वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होता है। ऐसे में अगर वैज्ञानिक एंटीमैटर को बनाने की कोशिश करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा समय के साथ साथ ऊर्जा और पैसा भी खर्च होगा। इसके साथ ही एंटीमैटर का निर्माण भी काफी जानलेवा और खतरनाक हो सकता है, जिससे भयानक विस्फोट की आशंका है। ऐसे में अगर किसी तरह से एंटीमैटर रॉकेट एंड ब्लैक होल ड्राइव को तैयार कर लिया जाता है तो उसे अंतरिक्ष में भेजने के लिए खास तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस खास तरह के यान के इंजन में श्वार्ज़शील्ड कुगेल ब्लिट्ज ड्राइव को फिट किया जाएगा, जो एक आर्टिफिशियल ब्लैक होल से ऊर्जा प्राप्त करेगा। हालांकि इस तकनीकी से एंटीमैटर रॉकेट एंड ब्लैक होल ड्राइव को चलाने का एक नुकसान ये है कि आर्टिफिशियल ब्लैक होल कुछ ही समय तक अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा, जिसके बाद वैज्ञानिकों को नए ब्लैक होल का निर्माण करने की जरूरत पड़ेगी। इस बीच अगर यान को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी तो उसकी गति धीमी हो जाएगी और वो निर्धारित दूरी को तय भी नहीं कर पाएगा। हालांकि वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि अगर एंटीमैटर रॉकेट एंड ब्लैक होल ड्राइव को तैयार कर लिया जाता है तो ये अंतरिक्ष यान महज 10 दिन के अंदर प्रकाश की गति के 10% हिस्से तक पहुंच जाएगा। प्रोजेक्ट इकरस हमारे सौरमंडल से बाहर की दुनिया को देखने और दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश करने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट इकरस की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट को ब्रिटिश इंटरप्लैनेटरी सोसाइटी और ताओ जीरो फाउंडेशन ने साथ मिलकर साल 2009 में शुरू किया था। हालांकि इस यान को मानव रहित उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड होगा। यह एक ऐसा अंतरिक्ष यान होगा जो किसी भी दूरी पर मौजूद ग्रह या तारे तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है। हालांकि इसको बनकर तैयार होने में कम से कम 100 साल का समय लग सकता है, लेकिन इतना तय है कि अगर कोई अंतरिक्ष यान प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच सकता है तो वह इकरस ही होगा, क्योंकि इस यान को बहुत ही एडवांस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, जो सौरमंडल के बाहरी तारों की यात्रा करने के साथ साथ उसकी परिक्रमा कर रहे ग्रहों में जीवन की संभावनाओं को तलाश करने का काम भी करेगा। इतना ही नहीं, इकरस कम ईंधन में ज्यादा तेज रफ्तार में अपनी यात्रा को पूरा कर सकता है, जो भविष्य में इंसानों को सौरमंडल के बाहर ले जाने का काम भी कर सकता है। प्रोजेक्ट डेडलेस यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ब्रिटिश इंटरप्लैनेटरी सोसाइटी द्वारा साल 1973 से 1978 के बीच शुरू किया गया था, जिसका मकसद सौरमंडल के बाहर मौजूद स्टार्स तक पहुंचना था। इस प्रोजेक्ट के तहत एक खास तरह का अंतरिक्ष यान तैयार किया गया था, जिसे 11 वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की टीम ने मिलकर डिजाइन किया था। हमारी सौरमंडल के बाहर 6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक बौना लाल बर्नार्ड्स स्टार मौजूद है, जो सूर्य के नजदीक स्थित चौथी ज्ञात वस्तु है। इस तारे की खोज साल 1916 में अमेरिकी खगोल विज्ञानी यानी एस्ट्रोनॉमर एडवर्ड एमरसन बर्नार्ड ने की थी, जिसके बाद उन्हीं के नाम पर इस लाल तारे का नाम रखा गया। ऐसे में प्रोजेक्ट डेडलस को शुरू करने वाले वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि अंतरिक्ष यान को बर्नार्ड स्टार तक पहुंचने में लगभग 50 साल का समय लगेगा। इस अंतरिक्ष यान को न्यूक्लियर पल्स रॉकेट की तरह डिजाइन किया गया है, जो इसकी रफ्तार को प्रकाश की गति के लगभग 12% यानी 36,000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंचा देगा। डेडलस सौरमंडल के बाहर जीवन खोजने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेसक्राफ्ट है, जो फ्यूल खत्म होने के बावजूद भी अपनी रफ्तार कम नहीं करेगा और आगे बढ़ता रहेगा। डेडलस का आकार बेहद बड़ा होगा, इसलिए इसे पृथ्वी की सतह पर बनाने के बजाय उसकी ऑर्बिट में तैयार किया जाएगा। इस विशाल प्रोजेक्ट पर वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं ताकि सौरमंडल की बाहरी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। एक अनुमान के हिसाब से अगले 100 साल में डेडलस पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इसकी सौरमंडल के बाहर की यात्रा शुरू होगी। लाइट सेल यानी कि ब्रेक थ्रू स्टार शॉट। ऐसा जरूरी नहीं है कि सौरमंडल से बाहरी दुनिया को देखने और जानने के लिए किसी रॉकेट या अंतरिक्ष यान का ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इस काम को लाइट सेल की मदद से भी पूरा किया जा सकता है। आमतौर पर लाइट सेल किसी अंतरिक्ष यान या रॉकेट को आगे बढ़ने में मदद करता है, जिसके लिए वह प्रकाश के कणों का इस्तेमाल करता है। ऐसे में लाइट सेल को अंतरिक्ष में ट्रेवल करने का सबसे पहला और एडवांस साधन माना जाता है, जिसके इस्तेमाल से दूसरे ग्रहों और तारों तक पहुंचा जा सकता है। इसी थ्योरी को प्रयोग में लाने के लिए जापान ने साल 2010 में अपनी एक अंतरिक्ष यान में 60 फीट चौड़ाई वाले लाइट सेल का इस्तेमाल किया था। परिणाम स्वरूप उस अंतरिक्ष यान ने महज 6 महीने में शुक्र ग्रह की यात्रा पूरी कर ली। सूर्य की रोशनी से गति प्राप्त करने वाला लाइट सेल अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए काफी कारगर माना जाता है, लेकिन लाइट सेल की रफ्तार उतनी तेज नहीं होती है कि वह तय समय में अंतरिक्ष की निश्चित दूरी तय कर पाए।
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सौरमंडल में सूर्य की रोशनी अलग अलग जगह पर अलग अलग गति से पहुंचती है। ऐसे में जिस जगह सूर्य की रोशनी ज्यादा होगी वहां लाइट सेल तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन जिस जगह पर सूर्य की रोशनी कम होगी वहां लाइट सेल की रफ्तार बेहद धीमी हो जाएगी। यही वजह है कि लाइट सेल सौरमंडल के बाहर यात्रा करने का महत्वपूर्ण साधन तो है, लेकिन उसमें कुछ कमियां अभी भी मौजूद हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर लाइट सेल को लेजर की मदद से पहले ही तेज गति से धक्का दिया जाए तो यह अंतरिक्ष में तेज रफ्तार के साथ यात्रा शुरू करेगा। ऐसा करने से लाइट सेल की स्पीड नियंत्रित रहेगी और कम सूर्य की रोशनी वाली जगह पर भी वह एक निर्धारित स्पीड से आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही लाइट सेल को अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए अपने साथ ईंधन नहीं ले जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका वजन बहुत ही कम हो जाएगा। ऐसे में वैज्ञानिकों की एक टीम 2036 तक एक लाइट सेल यान तैयार करेगी जो $10 बिलियन की लागत से बनाया जाएगा। उस यान को लेजर लाइट की मदद से अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा, जिसका वजन कुछ ही ग्राम होगा। ऐसे में लाइट सेल यान सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए महज 20 से 30 साल के अंदर प्रोक्सिमा सेंटुरी तक पहुंच जाएगा। हालांकि इस मिशन को सफल बनाने के लिए वैज्ञानिकों को एक खास तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उन्हें ऐसे लेजर लाइट्स तैयार करने हैं जो लाइट सेल यान को सही गति प्रदान कर सके। स्लीपर शिप। आज के आधुनिक समय में अंतरिक्ष की यात्रा करने और कई प्रकाश वर्ष की दूरी को पूरा करने के लिए स्लीपर शिप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस खास तरह के अंतरिक्ष यान में इंसान बहुत ही आसानी से लंबा सफर तय कर सकता है। इसके साथ ही यात्रा के दौरान उसकी उम्र और स्वास्थ्य पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्लीपर शिप बहुत ही धीमी रफ्तार से अंतरिक्ष में अपना सफर पूरा करेंगे, जो मानव के लिए इंटरस्टेलर ट्रैवल करने का सबसे बेहतरीन जरिया साबित हो सकते हैं। इस तरह की स्लीपर शिप तैयार करने के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक रिसर्च संबंधी कार्य कर रहे हैं, जिसमें काफी हद तक सफलता मिलने के चांस हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में रॉकेट और अंतरिक्ष यान की जगह स्लीपर शिप को ही इंटरस्टेलर ट्रैवल भेजा जाए, जिसमें इंसान भी सफर कर सकेंगे। ह्यूमन स्लो बोट्स। अंतरिक्ष की गहराइयों को पार करने के लिए वैज्ञानिक तरह तरह की तकनीकी का इस्तेमाल करके प्रकाश की गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इस काम को सिर्फ तेज रफ्तार से चलने वाले यानों से ही पूरा किया जा सकता है। दरअसल एक वैज्ञानिक थ्योरी बताती है कि इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए इंसानों द्वारा निर्मित स्लो बोट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो धीमी गति के साथ अंतरिक्ष के उस हिस्से में पहुंचने में कामयाब रहेंगे जहां तेज रफ्तार रॉकेट अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसके साथ ही इस तरह के स्लो बोट्स को बनाने में बहुत कम लागत आएगी, जबकि इनको चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईंधन भी बहुत सस्ता पड़ेगा। हालांकि स्लो बोट्स की गति इतनी धीमी होगी कि उसे इंटरस्टेलर में ट्रैवल करने में कम से कम 100 से 200 साल का लंबा वक्त लगेगा, लेकिन यह आने वाली पीढ़ी के लिए ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं को तलाश करने के दरवाजे खोल देगा। वर्ल्ड शिप। इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए वैज्ञानिक एक खास तरह के अंतरिक्ष यान को डिजाइन करने की थ्योरी पर काम कर रहे हैं, जिसका आकार बेहद बड़ा होगा। इस तरह के यान को वर्ल्ड शिप के नाम से जाना जाएगा, जो एक लंबी कैप्सूल की तरह होंगे। वर्ल्ड शिप के अंदर सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु बैठकर अंतरिक्ष का सफर तय कर सकते हैं। वर्ल्ड शिप को आप चलती फिरती धरती भी कह सकते हैं, जिसके अंदर मौजूद इंसान आम जीवन व्यतीत करेगा और अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाएगा। दरअसल वर्ल्ड शिप बहुत धीमी गति के साथ स्पेस में ट्रैवल करेगा। इस दौरान अकेले इंसान का इस मिशन पर जाना बहुत उबाऊ और बोरिंग होगा। लिहाजा वर्ल्ड शिप को इस तरह तैयार किया जाएगा कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इंसानी आबादी समा सके और वह धरती की तरह स्पेसक्राफ्ट के अंदर भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहें। यूं अंतरिक्ष में एक सामान्य जीवन व्यतीत करना किसी कल्पना से कम नहीं लगता है, लेकिन भविष्य में वर्ल्ड शिप के जरिए वैज्ञानिक इस कल्पना को सच कर दिखाने का काम करेंगे। वर्ल्ड शिप में यात्रा करने वाले लोग जब किसी दूसरे तारे की परिक्रमा कर रहे ग्रह पर उतरेंगे तो वह अपने पूर्वजों द्वारा शुरू की गई रिसर्च और मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये थी वो अंतरिक्ष यान और रॉकेट जिनकी मदद से भविष्य में सौरमंडल के बाहर किसी दूसरे तारे या ग्रह तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अभी तक इन एडवांस स्पेसक्राफ्ट्स पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जो काफी सालों तक चलेगा। हो सकता है कि इन विमानों को सफर शुरू होने तक आप और हम जीवित भी ना बचें, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां ब्रह्मांड के इन रहस्यों को सुलझते हुए दिखेंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विज्ञान 100 साल में ऐसे स्पेसक्राफ्ट तैयार कर लेगा जो कि प्रोक्सिमा सेंटुरी तक आसानी से पहुंच सकें? अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें
और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नमस्कार दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये वीडियो साइंस न्यूज़ चैनल से लिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।